नमस्कार, मैं हरेंद्र। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन, यही दुआ यही ख्वाहिश है कि सभी आप लोग निरोग और स्वस्थ रहें। आने वाला जो साल है 2025 आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल आज की कहानी जो है केरल की एक लड़की की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 350 किलोमीटर दूर एक पलक्कड़ इलाका है। यह कहानी उसी पलक्कड़ इलाका में निमिषा प्रिया नाम की एक लड़की की है। निमिषा प्रिया उसी केरल के तिरुवनंतपुरम के जो पलक्कड़ इलाका है, जो गांव है, वहां पर पली बड़ी। शुरुआत से सब चीज़ ठीक, पढ़ने लिखने में भी औसतन थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत ज़्यादा ये नहीं। फिर बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद मैट्रिक वगैरह पास करती है। शुरू से उसका जो है मेडिकल के लाइन में जाने का ख्वाहिश था, तो वह नर्सिंग का ट्रेनिंग भी एएनएम का जो ट्रेनिंग होता है वहीं पर तिरुवनंतपुरम में ही रह करके करती है। और ट्रेनिंग करने के बाद जो है वह बाकायदा हॉस्पिटल में जॉब भी करना शुरू कर देती है। 2008 के करीब में उसने अपना पढ़ाई और जो मेडिकल का जो कोर्स होता है नर्स बनने का, वह सब पूरा कर लेती है और सब चीज़ ठीक चलता है। कुछ दिन जो है वहीं पर तिरुवनंतपुरम का जो पलक्कड़ इलाका रहता है वहीं पर जो कुछ छोटे मोटे नर्सिंग होम में वह जॉब पकड़ लेती है। 2011 पहुंचता है। 2011 में वह वहीं पर एक किसी शख्स से शादी कर लेती है। हालांकि जितना यह पढ़ी लिखी थी और जो नर्सिंग का ट्रेनिंग की थी उस हिसाब से जो इसका पति उतना पढ़ा लिखा नहीं था, वह मामूली ऑटो रिक्शा ये सब चलाया करता था। खैर जो भी था, जो निमिषा प्रिया थी वह खुश थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो उसको ऐसा एहसास हुआ कि वह जो है मेडिकल का पढ़ाई की है तो केरल से ज़्यादा उस स्कोप जो है उसको, अगर वह देश से बाहर जाती है तो वहाँ पर वो अच्छे पैसे कमा सकती है, उसका एक अच्छा लाइफ सेट हो सकता है। इसीलिए जब वह यह बात अपने पति को बताती है, पति भी खुश हो जाता है। पति भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। पति पत्नी दोनों राजी हो जाते हैं। उसके बाद जो है वे लोग भारत छोड़ देते हैं और भारत छोड़ने के बाद यमन की राजधानी सना पहुँचते हैं। और वहाँ पर जो है निमिषा पढ़ी लिखी थी, हॉस्पिटल नर्सिंग का ट्रेनिंग की हुई थी, उसको वहाँ पर आसानी से जॉब मिल जाता है। पति वहीं पर गाड़ी ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी शुरू कर देता है। तो मिला जुला के सब चीज़ ठीक चल रहा था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 1-1.5 साल के बाद वहाँ रहने के बाद निमिषा को एक बेटी भी होती है। समय बीतता है, दोनों के बीच में खुशी था, जॉब भी चल रहा था और पति भी जो है कैब वगैरह चला लिया करता था, तो ख़ास तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ। समय बीतते गया और तभी जो है एक समय ऐसा आया कि जो है उसके पति का जॉब छूट गया। वह काम कहीं उसको मिल नहीं रहा था और इसका भी जो है निमिषा का भी काम जो है उतना ठीक से चल नहीं रहा था। तो एक तरह से जो लाइफ में उन लोगों का दोनों के बीच में आर्थिक तंगी की हालात जो है वो शुरू हो गई। आर्थिक तंगी का हालात शुरू होने के बाद जो है उसका जो पति और वो ये सोचता है कि वापस भारत आ जाए, क्योंकि निमिषा का जो है जॉब लगभग ठीक ठाक चल रहा था लेकिन उसके पति को कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह भारत वापस आने की सोचता है। जब वो इंडिया आता है तो कुछ दिन के बाद ही जो है यमन में युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं और युद्ध जैसे हालात होने के बाद जो है वहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है और यमन ने वीज़ा को लेकर के जो है बहुत सारे रूल्स को चेंज किया था। अब बाहरी दूसरे देश के शख्स को यमन में प्रवेश करना और यमन में जो लोग रह रहे उन लोगों को किसी दूसरे देश में जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था और जिसके कारण से जो है निमिषा का पति जो है वहाँ यमन जा नहीं पाता है। लेकिन फ़ोन पर लगातार इन लोगों की संपर्क होती रही, बातचीत होते रही, समय बीतता गया। तभी जो है वहाँ निमिषा प्रिया जो अकेले थी, काम जहाँ करती थी वहीं पर एक सहयोगी था और उसी से जो है उसका जान पहचान बढ़ जाता है, जिसका नाम था तलाल मेहदी। और धीरे धीरे जो है ये लोग करीब आते हैं और फिर मेहदी जो है निमिषा को ये आइडिया देता है कि अगर हम लोग अपना नर्सिंग होम खोल लेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। निमिषा भी राज़ी हो जाती है क्योंकि वह करियर को लेकर के ही, पैसे कमाने को ही लेकर के यमन गई थी, भारत को छोड़ी थी, तो वह भी राज़ी हो जाती है। और यमन में भी ऐसा रूल है कि अगर आप किसी तरह का बिज़नेस, किसी तरह का दुकान या क्लिनिक अगर वहाँ पर खोलना चाहते हैं तो वहाँ का आपको निवासी होना ज़रूरी है। तो तमाम मेहदी जो था वहीं का था, तो निमिषा का एक तरह से मजबूरी भी था कि अगर उसको आगे बढ़ना है, अगर अपना क्लिनिक खोलना है तो उसको वहाँ के किसी शख्स से अच्छी तरह से जान पहचान या फिर पति होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ रूल था वहाँ पर। इसी कारण निमिषा जो उसके साथ रिलेशन आगे कंटिन्यू रखती है और वे लोग फिर क्लिनिक भी खोलते हैं
और क्लिनिक खोलते हैं। फ़िलहाल में सब चीज़ ठीक चलता है, लेकिन तमाम मेहदी जो था वह नशे का आदी था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो उन लोगों का क्लिनिक था उसके पैसे भी वह चोरी करने लगा, हिसाब भी वह ठीक से देता नहीं था। इसको लेकर के निमिषा ने कई दफ़ा उसको टोका और टोकने के कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और तमाम मेहदी जो है उसको मालूम था कि निमिषा जो एक तेज़ तरार अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी नर्स है, वह उसी के कारण जो है क्लिनिक चल रहा है। इसी के कारण जो है वह उसका वीज़ा छिपा लेता है, उसका वीज़ा चोरी कर लेता है और बिना वीज़ा के जो है प्रिया उस यमन से भारत नहीं आ सकती थी। उसके पास जो है कोई ऑप्शन था नहीं। समय बीतते गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट का सिलसिला जो है बढ़ता गया। अब तमाम मेहदी जो अपने दोस्तों को भी घर लेकर के आ जाया करता था, घर पर ही नशा किया करता था। ये सारी चीज़ें जो है निमिषा प्रिया को ठीक नहीं लगता था, लेकिन उसका मजबूरी था क्योंकि वह वीज़ा और बाकी चीज़ें जो है उसने चोरी करके छिपा करके रख दिया था। एक तरह से वह उसको प्रताड़ित भी करने लगता है। यहाँ तक कि जो है निमिषा का जो केरल में थॉमस के साथ जो शादी हुआ था, उस फोटोग्राफ्स को भी उसने चोरी कर लिया था और उसको एडिटिंग करके उस थॉमस की जगह अपना फ़ोटो लगा करके यह सिद्ध करने का या प्रूफ करने का कोशिश यमन में करने लगता है कि जो है निमिषा प्रिया उसकी पत्नी है। अब पूरी तरह से जो है निमिषा फंस चुकी थी। वह तमाम मेहदी जो है एक तरह से वो नशे में रहने लगा और निमिषा भी उसके प्रताड़ना से जो है पूरी तरह से ध्यान क्लिनिक पर नहीं दे पा रही थी। इसी के कारण जो है वह भारत छोड़ने की सोचती है, लेकिन वह पूरी तरह से बंध चुकी थी तमाम मेहदी के हाथों में, क्योंकि जो उसके पास जो है पासपोर्ट था नहीं, उसको पासपोर्ट की ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ उसके लड़ाई झगड़ा और प्रताड़ना भी कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी वह एक दिन सोचती है कि जो है तमाम मेहदी ड्रग्स जो लेता है उसी को नशे का इंजेक्शन दे करके वह उससे जो है पासपोर्ट उसने जो छिपा करके रखा है उससे वो पासपोर्ट हासिल करेगी और फिर वापस जो है भारत आ जाएगी। क्योंकि उसका जो क्लिनिक वगैरह पे जो था वह भी अब उतना चल नहीं रहा था। वह निमिषा प्रिया जो उतना क्लिनिक पर ध्यान नहीं दे पा रही थी इसके अपने दोस्त तमाम मेहदी के प्रताड़ना के कारण, और तमाम मेहदी भी जो था वह भी दिन भर नशे की हालात में रहने लगा और इसी के कारण जो है वह भारत आने का सोचती है। और एक दिन जो उसी के द्वारा लाए हुए ड्रग्स का इंजेक्शन तैयार करके वह तमाम मेहदी को दे देती है, लेकिन उससे जो है तमाम मेहदी बेहोश नहीं होता है। और बेहोश नहीं होने पर इधर प्रिया का जो है दिमाग काम नहीं करता, वह फिर दोबारा ओवरडोज का इंजेक्शन बना करके उसके शरीर में इंजेक्ट कर देती है और जिसके कारण तमाम मेहदी का जो है मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जब उसका मृत्यु होता है तमाम मेहदी के घर वाले सारे लोग जो है कत्ल का इल्ज़ाम जो है निमिषा प्रिया पर लगा देते हैं। पुलिस भी उसको गिरफ्तार करके ले जाती है और निमिषा प्रिया भी जो है वह पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लेती है, लेकिन वह बताती है कि मेरा जो वीज़ा और सारा पासपोर्ट जो है उसके पास था और मैंने सिर्फ उसको हासिल करने के लिए जो है उसको इंजेक्ट किया था। मेरा मकसद उसको मारना नहीं था, बल्कि उसको बेहोश करके जो मेरा वो पासपोर्ट और वीज़ा जो उसने रखा है उसको हासिल करना था। 2017 में पुलिस निमिषा प्रिया को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो है सुनवाई का सिलसिला चलता है। निचली अदालत भी जो यमन की 2020 में उसको सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। अब निमिषा प्रिया पास पैसा भी नहीं था, वहाँ उसका पति भी नहीं जा पा रहा है, इसके कारण जो है वो अच्छा वकील भी नहीं कर पाती और धीरे धीरे केस चलता जाता है। फिर ऊपरी अदालत में चलता है। 13 नवंबर 2020 को भी ऊपरी अदालत ने निचली अदालत का जो सजाए मौत की सज़ा है उसको बरकरार रखती है। अब निमिषा प्रिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया होती है उससे उसको गुजरना ही था। फिर उसने राष्ट्रपति के पास अपील की, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी यमन के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर जो है वो अपील करती है अपनी क्षमा याचना को लेकर के। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को भी जो निमिषा प्रिया का फांसी टालने को लेकर के जो रिक्वेस्ट रहता है वहाँ के रशद अल अलीमी के पास, वह भी खारिज कर देते हैं। कोई भी उस पर दया की भावना नहीं, उसको जो कोर्ट ने फांसी की सज़ा निमिषा प्रिया को दी थी उसको खारिज करने का कोई भी ऐसा फरमान नहीं सुनाते, बल्कि उसी फांसी देने की सज़ा को ही बरकरार रखने का राष्ट्रपति भी बताते हैं। अब आज की कहानी सुनाने का पीछे 2 उद्देश्य था तक कि एक कि अगर आप किसी क्राइम में या फिर किसी जुर्म में या फिर किसी तकलीफ़ में फंसे हैं तो कभी भी क्राइम का सहारा मत लीजिए। निमिषा प्रिया ने भी उसके साथ ज़रूर गलत हुआ था। जो तमाम
मेहदी था उसका पासपोर्ट वीज़ा रख लिया था और जिसके कारण उस पर यातनाएं उसको दे रहा था। लेकिन निमिषा प्रिया वहाँ उस यमन से बाहर निकलना चाहती थी, वापस इंडिया आना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बिना वीज़ा और बिना पासपोर्ट के वह भारत नहीं आ पाती, उसकी मजबूरी थी। लेकिन जो उसने उस वीज़ा और पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो रास्ता उसने चुना वह जुर्म का रास्ता था और इसी के कारण जो है वह जुर्म के दलदल में फंस गई और वहाँ पर कोई उसका था भी नहीं, उतना उसके पास पैसे भी नहीं थे और युद्ध वगैरह का हालात हो जाने के बाद पति भी यमन में जा नहीं पाया और ना ही वह यहाँ पर आ पा रही थी, तो जिसके कारण जो है पूरी तरह से फंस गई और लगभग 2017 में वह गिरफ्तार हुई थी, जेल भेजी गई थी और उस समय से 2024 तक आज तक वह जेल में है। और एक व्यक्ति के, एक दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम उसके ऊपर है और निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत और फिर राष्ट्रपति, सारे लोग जो जहाँ से उम्मीद थी, सारे दरवाजे से उसका जो है क्षमा याचिका खारिज हो चुकी है। तो कभी भी हम लोगों को जुर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, जितना हो सके कानून के दायरे में सच्चाई के रास्ते से हो करके उस प्रॉब्लम, उस संकट से बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। तो आज की कहानी यही थी कि देखते हैं आगे क्या होता है, उसकी फांसी टल पाती है या फिर 2025 में केरल की निमिषा प्रिया को यमन में जो है फांसी दे दी जाएगी। कल वो फिर ऐसी कैसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।